शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज की यह वीडियो क्लास 12 2025 और 26 सेशन के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक के सारे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से कंप्लीट करेंगे और अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। और हम लोगों का केवल एकमात्र उद्देश्य हो गया कि अपनी संपूर्ण मेहनत को पूरे लगन से करते हुए बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 जो हमारा टारगेट है उसी को हम लोग कंप्लीट करें। क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर ही इसलिए रहे हैं कि सबसे पहले पढ़ाई जो ज़रूरी है वो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, उसी के आधार पे आने वाले कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में भी हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों की तरफ से जितना प्यार और सहयोग मिला मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बरकरार रखें, जारी रखेंगे। और मैं एक एजुकेटर के रूप में, आपके भाई के रूप में इस संपूर्ण सिलेबस को जितनी भी गहनता से और जितनी भी विस्तृत रूप से पढ़ाया जा सकता है और आपके साथ जितना भी मेहनत किया जा सकता है, मैं पूरी तरह से आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और सिलेबस का हर एक हिस्सा इम्पॉर्टेंट जो भी रहेगा, चाहे वह लेस इम्पॉर्टेंट रहे चाहे वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे, हम लोग सब कुछ बहुत ही समुचित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसी पढ़ाई के आधार पे हम लोग बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का भी प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले चाहते हैं सभी लोग आउट ऑफ 100 का जो टारगेट है उसको हम लोग उसकी तरफ आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सब लोग कमेंट में एक बार 100 आउट ऑफ 100 के लिए हम लोग तैयार हैं। सब लोग ऐसा एक बार कमेंट कर देंगे, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग अपनी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मैथ की शुरुआत जब भी हमारे जीवन में हुई, बचपन से लेके और हम लोग अभी इतने बड़े हो गए, हमेशा हम लोग एक ही बात सुने हैं कि जो मैथ है वो एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक डिडक्टिक सब्जेक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, और फिर भी हम लोगों को उनको तथ्यों के आधार पर और सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को समझना पड़ता है, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और जब बचपन से लेके हम लोग इतने बड़े हो गए तो हर समय एक ही बात सुनने में आती है कि जो मैथ होती है वह सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। लेकिन मैं इस पूरे जर्नी के दौरान या पूरे सिलेबस के दौरान आप लोगों को गणित एक बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, और चाहूँगा कि ये जो मिथ है कि गणित बहुत ज़्यादा टफेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर गेन नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको सब सरलतम शब्दों में समझा सकूं, पढ़ा सकूं, जिससे आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12, यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो लल्ला, सबसे पहला जो हम लोगों का आधार बिंदु है वो अपना सिलेबस डिस्कशन है कि हम लोगों को इस पूरे जर्नी के दौरान या इस पूरे पढ़ाई के दौरान मैथमेटिक्स की किन किन चैप्टर को और किन किन यूनिट्स के ऊपर वर्क करना है, कौन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन हमारे लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, हम लोग सबके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे 3 कॉलम बना लेंगे। सिलेबस डिस्कशन ये पूरी हेडिंग लिखने के बाद 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले वाले कॉलम में आप लोग लिखेंगे यूनिट, यानी हिंदी में इकाई, और दूसरे वाले कॉलम में आप लोग लिखेंगे यूनिट नेम, यानी इकाई का नाम, और तीसरे वाले में आप लोग लिखेंगे टोटल मार्क, कि कितने नंबर की ये पूछी जाएगी, यानी कुल अंक। तो आप लोग 3 आराम से ऐसे कॉलम बना लेंगे और हम लोग सारे यूनिट के ऊपर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, जो सबसे पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है रिलेशन
एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संबंध और फलन, संबंध और फलन, संबंध और फलन। रिलेशन और फंक्शन हम लोग क्लास 11 में भी कंप्लीट कर चुके थे। क्लास 11 में जितना रिलेशन फंक्शन दिया था उसी को हम लोग कैरी करेंगे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में चैप्टर वाइज भी चर्चा करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना। अभी हम सिर्फ यूनिट का नाम और वो बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर की पूछी जाएगी सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो पहली यूनिट जिसका नाम रिलेशन और फंक्शन है, संबंध और फलन है, इसके अंतर्गत अपने को कुल 2 चैप्टर के बारे में पढ़ना है और ये टोटल बोर्ड परीक्षा में हमसे 10 नंबर की पूछी जाएगी। अभी इसके अंतर्गत कौन से 2 चैप्टर आएंगे उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अगर दूसरे यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो दूसरी वाली जो यूनिट है वो हमारी अलजेब्रा है। अलजेब्रा, जिसको हम लोग हिंदी में बीजगणित के नाम से जानते हैं। लल्ला हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत भी हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अभी हम सारी डिटेल बताते हैं किस वाले में कौन सा पढ़ना है, लेकिन अभी आप सिर्फ जानिए यूनिट और यूनिट का नाम क्या है और कितने नंबर की आएगी। तो दूसरे वाली यूनिट में हम लोगों को 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 13 मार्क के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरी यूनिट देखते हैं। जो तीसरी यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। तीसरी यूनिट को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कलन कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? कलन कहते हैं। और इस कलन के अंदर चैप्टर पढ़ने हैं, वो कुल मिला के हमें 5 चैप्टर का अध्ययन करना है और कुल मिला के 44 अंक के इसमें पूछे जाएंगे, यानी 44 नंबर हमारा बनेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग यूनिट 4 की बात करें, यानी यूनिट 4 की बात करें, तो यूनिट 4 में जो हम लोगों का यूनिट 4 है उस यूनिट का नाम है वेक्टर इंट्रोडक्शन, वेक्टर इंट्रोडक्शन, वेक्टर इंट्रोडक्शन एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर। यानी हमें सदिश के बारे में पढ़ना है और त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ना है। सदिश और त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत यानी हमारे पास टोटल 2 चैप्टर हैं, एक वेक्टर का अलग है, सदिश का अलग और त्रिविमीय सदिश का अलग है। तो कुल मिला के अगर इसमें देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो हमसे कुल मिला के 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 17 अंक के। अब 4th के बाद हम लोग अगर 5th यूनिट पे आएँ, 5th यूनिट पे, तो हमारी जो 5वीं यूनिट है उसको हम लोग कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग रहेगी ये हम लोगों से 6 नंबर की पूछी जाएगी, 6 नंबर की पूछी जाएगी। और सबसे आखिरी यूनिट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, सबसे लास्ट यूनिट के ऊपर हम लोग बात करें 6 यूनिट के ऊपर, तो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग को पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता, प्रायिकता। यानी हमारे प्रायिकता पढ़ना है। प्रायिकता का एक पार्ट हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रायिकता जो है प्रायिकता क्रमशः के नाम से है और ये हमसे कुल मिला के 10 अंक की पूछी जाएगी। तो आप लोग शायद सारी यूनिट से आपको सारी यूनिट का इंट्रोडक्शन मिल गया है कि किस यूनिट में हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उसके कुल अंक कितने हैं। पहले वाली यूनिट में अगर देखा जाए तो उसमें रिलेशन और फंक्शन यूनिट का नाम है, इसमें टोटल 2 चैप्टर हैं, 10 अंक के आएंगे। दूसरे वाली यूनिट का नाम है हम लोगों का अलजेब्रा बीजगणित, इसमें भी 2 चैप्टर आएंगे और 13 नंबर के पूछे जाएंगे। तीसरे वाले अगर यूनिट की बात करें तो तीसरे वाली यूनिट को हम लोग कैलकुलस कहते हैं, कलन कहते हैं। इसमें हम लोगों को 5 चैप्टर का अध्ययन करना है और टोटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 44 नंबर का 44 मार्क्स का जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वह इस यूनिट से पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग 4th यूनिट पे आते हैं। 4th यूनिट जो हमारी है वह वेक्टर इंट्रोडक्शन है, यानी वेक्टर के बारे में सामान्य पढ़ना है 2D पहले, और फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में यानी त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ना है। और ये
दोनों मिला के हमसे 17 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर 5वें यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका अकेला एकमात्र चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। इस लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन को 6 अंकों में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और सबसे लास्ट जो 6th यूनिट है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्रमशः के नाम से यानी प्रायिकता क्रमशः के नाम से पढ़ना है और वो हमसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप टोटल देखें, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 44, यहाँ पे 17, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, जब आप इसको टोटल करेंगे, जब इस सब का आप सम करेंगे तो टोटल आपको 100 मार्क्स यानी 100 अंक, 100 अंक, ये 100 अंक की आपकी पूरी मैथमेटिक्स बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। और इसी 100 नंबर के लिए हम लोग अपनी संपूर्ण जर्नी को पढ़ेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 किसी भी प्रकार से मेहनत करके हम लोग उसको गेन कर पाएँ, उसको हासिल कर पाएँ। तो आप लोगों को सारे यूनिट समझ में आ गए होंगे, कितने मार्क्स का है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, सबको मिला के 100 नंबर का कैसे हम लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब थोड़ा सा सारी बातों को आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर रूप से इस बात को देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोगों की सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो अब हम लोग सिलेबस डिस्कशन में ये बात जानने के बाद थोड़ा सा डिटेल में भी सिलेबस को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी रहे कि हम लोगों को पूरे साल भर के दौरान जब तक हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों को कितने कितने चैप्टर किस किस यूनिट में कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो लल्ला अगर सबसे पहले यूनिट की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, यानी लल्ला संबंध और फलन, संबंध और फलन के अंतर्गत हम लोगों को 2 चैप्टर का अध्ययन करना है। पहला रिलेशन और फंक्शन ही है, पहला रिलेशन एंड फंक्शन यानी पहला संबंध और फलन ही है। 11th के आगे वाले पार्ट को इस वाले में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ITF के नाम पे भी जाना जाता है, ITF। और हिंदी में अगर पूछा जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले का नाम हो गया संबंध और फलन, दूसरे का नाम हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ITF। ये दोनों मिला के हमसे परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर यूनिट सेकंड की बात कर लिया जाए, आप लोग इसको भी आराम से वो पूरा पहले आपने जो बनाया है उस प्रोफार्मा के नीचे से आप इसको थोड़ा सा नोट कर डालेंगे। जो दूसरी यूनिट है जिसको हम लोग अलजेब्रा कह रहे हैं, इसमें भी हम लोगों को 2 चैप्टर का अध्ययन करना है। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आव्यूह, और दूसरा हम लोगों का है डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सारणिक। इसमें 2 चैप्टर का अध्ययन करना है और ये दोनों चैप्टर मिला के हम लोगों से 13 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 के ऊपर बातें करते हैं। और यूनिट 3 को हम आपको बताए थे अभी, उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस मतलब कलन, और कलन के अंतर्गत जिन चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है उसको सब लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कहते हैं हम लोग हिंदी में सातत्य, कभी कभी इसको किताब में सततता भी दिया जाता है, सातत्य और अवकलनीयता, सातत्य और अवकलनीयता। फिर उसके बाद हम लोगों को डेरिवेटिव्स पढ़ना है। डेरिवेटिव्स को हम लोग कहते हैं अवकलज, यानी हम लोगों को दिए गए फलन का अवकलन निकालना सीखना है। अवकलन हम लोग 11th में अवकलन के बारे में पढ़े थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
और यहाँ पे हम लोगों को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना है, उसको हम लोग आधार बना के हम लोगों को आगे बहुत प्रकार के फलनों का अलग अलग प्रकार से उसका अवकल गुणांक निकालना रहेगा इस 12 में, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव्स हो जाने के बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हिंदी में कहते हैं अवकल्यों के अनुप्रयोग, अवकल्यों के अनुप्रयोग। यहाँ पे हम लोगों को अवकल्यों के अनुप्रयोग देखना है। फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है इंटीग्रेशन। जो अवकल्यों का अनुप्रयोग है, अवकल्यों के अनुप्रयोग तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक आपको हम इसको बॉक्स में बंद किए हैं, यानी रिलेशन और फंक्शन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक, यहाँ तक आपकी यह पहली बुक रहेगी जिसको हम लोग फर्स्ट पेपर कहते हैं। फर्स्ट पेपर किसी किताब में इसको 2 पेपर में बांट दिया है। कुछ किताबों में, कुछ किताबें यूपी बोर्ड में जो अलग से चलती हैं साइड बुक्स, उसमें कभी कभी एक ही में देके आपको पूरा जितने चैप्टर हैं वो एक ही में दे देता है। और वैसे जनरली देखा जाए तो यहाँ पे 2 किताबें हैं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है एनसीईआरटी के हिसाब से भी अगर बात करें तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो यहीं तक होता है, रिलेशन एंड फंक्शन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक, ठीक है। अब इसी कैलकुलस के अंतर्गत जो सेकेंड पेपर है, जो सेकंड बुक है हमारी, जो सेकंड पेपर है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो सेकंड बुक है वो इंटीग्रेशन से शुरू होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है हिंदी में? समाकलन। और उसके बाद समाकलन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। और फिर सबसे लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरी यूनिट है कैलकुलस है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमको पढ़ना है, फिर डेरिवेटिव्स पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, फिर इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आपको ये भी बता दिए कि जो कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वहाँ तक फर्स्ट पेपर है, यानी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसके बाद इंटीग्रेशन से हमारी सेकंड बुक शुरू हो जाती है। यानी कैलकुलस का आधा पार्ट जो है यहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक वह फर्स्ट बुक में है, और उसके आगे का जो है वह सेकंड पेपर में यानी सेकंड बुक में है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग सारी बातों को नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास नोट करने का पूरा समय है, आराम से आप लोग नोट करेंगे। हम तसल्ली से धीरे धीरे बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 तक की बातों को समझने के बाद हम लोग अब यूनिट 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 की, यूनिट 5 की और यूनिट 6 की। तो यूनिट 4 में देखते हैं हम लोग यूनिट 4 में हम लोगों को टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, या कहीं कहीं वेक्टर्स अलजेब्रा भी लिखा रहता है। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स अलजेब्रा या वेक्टर्स, इसका मतलब हम लोगों को सदिश बीजगणित पढ़नी है, सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ना है। और फिर दूसरा जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, यानी त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ना है, त्रिविमीय सदिश के बारे में पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के यूनिट 4 में है, और ये दोनों चैप्टर मिला के जो बोर्ड परीक्षा में हमें मार्क दे के जाते हैं, वो कितने मार्क दे के चले जाते हैं, ये दोनों मिला के
हम लोगों को 17 नंबर के मार्क दे के चले जाते हैं। यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में केवल एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन वाला चैप्टर है, ये कुल मिला के हम लोगों को 6 मार्क का पूछा जाता है, यानी 6 नंबर का पूछा जाता है। और सबसे लास्ट जो यूनिट 6 है, इसमें हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसके अंतर्गत प्रायिकता क्रमशः नाम से चैप्टर दिया गया है, और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से हम आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए, और किस वाले यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोगों को अध्ययन करते हैं। रिवाइड जो सिलेबस जारी किया गया था 2024-25 में, अभी हम लोग उसी को आधार मान के आगे बढ़ते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले 10 और फिर प्लस 13 और फिर प्लस 44 और फिर प्लस 17 और फिर प्लस 6 और फिर प्लस 10, ये हो गया रिलेशन और फंक्शन, ये हो गया आपका अलजेब्रा, ये हो गया कैलकुलस, और ये हो गया आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर, ये हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। ये सब मिला के हम लोगों का 100 मार्क्स का होता है। हम लोगों की सारी जर्नी, सारी कहानी इसी 100 नंबर के लिए है, इसी 100 अंक के लिए है। वो 100 अंक हम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे सपने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अपने परिवार के, अपने माता पिता के सपने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अपने सिलेबस को शुरू कर सकते हैं, और अब ध्यान से आप लोग सारा, जब सिलेबस को आप लोग कम्प्लीटली समझ गए हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपने कंटेंट यानी अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो लल्ला, जो हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन, क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग कह देंगे चैप्टर फर्स्ट, और हम लोग कह देंगे यूनिट फर्स्ट। ये सारी बातें आप लोगों को कॉपी पे सब नोट करनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बेसिक बातों के साथ, कुछ आधारभूत तथ्यों और बातों के साथ, जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जानना ही जानना है। बिना उन बातों को सीखे हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। जो विद्यार्थी 11th में अच्छे से संबंध और फलन वाले चैप्टर को और सेट थियरी वाले चैप्टर को पढ़े हुए हैं, उनको इस चैप्टर की बातों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कारणवश से उनका या तो छूट गया होगा या वह नहीं पढ़ पाए होंगे। तो हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारा कोई भी बच्चा 100 मार्क्स का जो हम लोगों का टारगेट है उससे वंचित न रह जाए। इसलिए हम वो सारे फंडामेंटल जो फैक्ट्स हैं, जो सेट थियरी के और रिलेशन और फंक्शन के 11th वाले हैं, जिसके आधार पे हम लोग 12 में बहुत अच्छे से बातों को सीख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को जानना है, और ये बातों को भी आपको कॉपी पे नोट करना है, पहले वहाँ पे ये सब कुछ आधारभूत तथ्य डाल देने, सम फंडामेंटल फैक्ट डाल देने हैं, और सबसे पहले इन बातों को नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को जानना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो सेट होता है यानी जो समुच्चय होता है, जो सबसे पहले सेट होता है, जो समुच्चय होता है, वो क्या होता है। तो लल्ला, जो सेट होता है, सेट का मतलब होता है एक संग्रह। सेट का मतलब क्या होता है? एक संग्रह। लेकिन वह संग्रह, वह कलेक्शन कैसा होगा, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा सेट का, तो आप उसको क्या बताओगे? आप हिंदी में बताओगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अगर कोई इंग्लिश में इसी को पूछेगा तो क्या कहोगे? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट।
द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब हम आपको एक शब्द बता रहे हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, इसको हम लोग हिंदी में क्या कह रहे हैं? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित क्या होता है? सु मतलब होता है अच्छे प्रकार से, और परिभाषित मतलब क्या होता है? डिफाइन किया हुआ, मतलब परिभाषित किया हुआ। तो सर ये सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? अच्छे प्रकार से परिभाषित होने का मतलब क्या है? देखिए, सुपरिभाषित होने के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है सुनिश्चित, पहला अर्थ होता है सुनिश्चित, और दूसरा अर्थ होता है लल्ला सुस्पष्ट। पहला होता है सुनिश्चित और दूसरा होता है सुस्पष्ट। सुनिश्चित होने का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित होने का मतलब ये होता है, हम लोग जिस भी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस भी संग्रह की बात कर रहे हैं, जिस भी समूह की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसे कलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे संग्रह की बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आने वाले अवयवों की जानकारी हम लोगों को है, तो हम लोग आगे चल के उसके समूह को, उसके संग्रह को समुच्चय कह सकते हैं। यानी सुपरिभाषित होने का पहला अर्थ हो गया सुनिश्चित होना चाहिए। सुनिश्चित होने का मतलब क्या हो गया कि हमें जिस भी कलेक्शन के ऊपर चर्चा करनी है, जिस भी कलेक्शन को बनाना है, उसके सारे अवयवों की जानकारी हमें होनी चाहिए। और दूसरा सुस्पष्ट। सुस्पष्ट होने का मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट होने का मतलब होता है कि उसके अंतर्गत जो आने वाले अवयव हैं उसमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट बनाते समय रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो सुनिश्चित का मतलब अवयवों की जानकारी होना, अवयवों की जानकारी होना, अवयवों की जानकारी होना। और सुस्पष्ट होने का मतलब होता है किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होना, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होना, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होना। तो सबसे पहली बात, जो समुच्चय होता है वह क्या होता है? संग्रह होता है। संग्रह किसका हो सकता है? वह वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है। दूसरा व्यक्तियों का हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है। तीसरा अक्षरों का हो सकता है, अक्षरों का हो सकता है। चौथा संख्याओं का हो सकता है, लेटर्स का, नंबर्स का, पर्सन्स का, ऑब्जेक्ट्स का। ऐसे XYZ किसी का भी कलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिसका भी कलेक्शन हम लोग ले रहे हैं, अगर वह सुनिश्चित है अर्थात उसके अवयवों की जानकारी है, और दूसरा सुस्पष्ट है यानी उसके कोई भी अवयव रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर ये दोनों क्वालिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी उस कलेक्शन में मौजूद है, तो ये दोनों क्वालिटी जिसमें होती है उसको हम लोग वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित कहते हैं। और जो सुपरिभाषित जो कलेक्शन होता है, उसी सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसी को अपने लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सेट का बेसिक समझ में आया होगा कि हर कलेक्शन को सेट नहीं कहा जा सकता, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को अपने लोग सेट कहते हैं। हम आपको उदाहरण के द्वारा इस बात को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे केवल 1 से 2 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, उस 1 से 2 एग्जाम्पल में आप पूरी तरह से सेट को समझ जाएंगे। जैसे अगर हम आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, हम लोग मान लो क्लास 12 का उदाहरण ले रहे हैं। अगर हमारे पास क्लास 12 की मान लीजिए क्लास सामने है, और उस क्लास 12 में कुल मिला के मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, 30 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बैठ के, और जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें लंबे बच्चों की आवश्यकता पड़े, कोई ऐसा काम है जिसमें थोड़ा जिसकी हाइट ज़्यादा है, कुछ लंबे बच्चों की उनको ज़रूरत पड़े, और वह क्लासरूम में आए और क्लासरूम में आके कहें कि हमें ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो थोड़ा ज़्यादा हाइट के हैं, जो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा हैं, और जो अध्यापक महोदय अंदर पढ़ा रहे हैं उनसे सिर्फ इतना कह के वह चले जाएं और वो कह दें कि ऐसे बच्चों को आप लेके ग्राउंड में आइए। अब वो कह के चले गए, लेकिन जो अध्यापक महोदय वहाँ पे अंदर हैं उनको कोई पैमाना तो नहीं दिया गया, या उनको कोई मेजरमेंट तो नहीं दिया गया, केवल ये कह दिया गया कि जो लंबे लड़के हैं, जो लंबे विद्यार्थी हैं, उनको आप लेके बाहर आइए। तो वो अपने अनुसार जो उसको लगेगा कि ये लड़का लंबा प्रतीत हो रहा है, वो उनको लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनकी नज़र में जो बच्चे या जो विद्यार्थी लंबे हों, वह जो प्रिंसिपल साहब थे, जो प्रधानाध्यापक थे, उनके नज़र में न रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब
कोई संग्रह बनाया जाए और वह संग्रह व्यक्ति टू व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करने लगे, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन होने लगे, मतलब उसमें अंतर आने लगे, एक व्यक्ति के लिए जो समूह बने शायद दूसरे व्यक्ति के लिए वह समूह न रहे, तब हम लोग उसको कभी भी समुच्चय नहीं कह सकते हैं। सर क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर बताइए वेल डिफाइंड होता तो सबके लिए सेम होता कि नहीं? यानी ये जो पहला प्रोसेस बताया जिसमें 30 स्टूडेंट्स का हम लोगों को सिलेक्शन करना था, लेकिन वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई थी, कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई थी, कोई मेज़रमेंट नहीं दिया गया था, कोई मेज़रमेंट नहीं दिया गया था जिसमें हम लोग ये बता पाएँ कि कौन सा विद्यार्थी लंबा है। तो टीचर द्वारा वो जो बनाया गया कलेक्शन रहेगा उसको सेट हम लोग नहीं कह सकते। कलेक्शन तो कह सकते हैं लेकिन सेट नहीं कह सकते क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अब वही दूसरी जगह, अब वही 30 स्टूडेंट हैं और उन्हीं 30 स्टूडेंट के ऊपर अगर ये आके कहा जाए उन प्रिंसिपल के द्वारा कि हमें ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे लंबे विद्यार्थियों या ऐसे हाइट वाले विद्यार्थियों का आप सेट बना के दे दीजिए, संग्रह बना के दे दीजिए जिसकी लंबाइयाँ 170 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, 170 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर से अधिक हो या ज़्यादा हो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछली बार हम अपने पास कोई पैमाना नहीं था, आपको केवल कहा गया सबसे लंबे या जो दिखने में थोड़ा लंबे विद्यार्थी हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं 170 सेंटीमीटर कहा गया, 170 सेंटीमीटर से अधिक कहा गया। तो जो भी व्यक्ति जाएगा, चाहे वह अंदर पढ़ाने वाला वह टीचर हो, चाहे हमारे और आप में से कोई चला जाए, कोई भी जाएगा और वह उसकी मेजरमेंट करेगा। जो लड़का उसको मेजरमेंट में 170 यानी 170 दिखाई देगा और 170 से बड़ा दिखाई देगा, वह उनको लेके जाएगा और वही जो कलेक्शन निकल के आएगा वह वेल डिफाइंड होगा क्योंकि उसने मेजरमेंट के द्वारा उनको प्राप्त किया। दुनिया में कोई चला जाएगा लल्ला तो सबको वही बच्चे मिलेंगे जिनकी हाइट 170 या 170 से अधिक रहेगी। तो वहां पे जो कलेक्शन बनेगा वह वेल डिफाइंड होने के कारण सेट रहेगा। लेकिन पहली स्थिति में जिसमें केवल ये कहा गया था कि हमें बच्चे लंबे चाहिए या ज़्यादा ऊंचाई वाले छात्र चाहिए, वहां पे वेल डिफाइंड नहीं था तो उसको हम लोग सेट नहीं कह सकते, लेकिन इस बार हम लोग सेट कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेट का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कब संग्रह को सुपरिभाषित कहेंगे और कब संग्रह को सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, कब सुपरिभाषित संग्रह होने के कारण समुच्चय का निर्माण होगा और कब सुपरिभाषित संग्रह न होने के कारण समुच्चय का निर्माण नहीं होगा। ठीक भैया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं सेट का डेफिनेशन और सेट को किस प्रकार से हम लोगों को समझना है, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपसे अगर सेट बनाने के लिए बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक और एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक और क्लासरूम का उदाहरण ले रहे हैं। एक क्लासरूम है, क्लासरूम मान लीजिए 11th की है, 11th की क्लासरूम है और इस 11th के क्लासरूम में मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और अगर कोई कंपटीशन कराया जाए, कोई प्रतियोगिता कराई जाए और उस कंपटीशन में क्या करना हो, हमें 175 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 175 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले बच्चों का चुनाव करना हो। अगर 175 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले बच्चों का चुनाव करना रहेगा तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, बताइए 175 सेंटीमीटर से अधिक का चुनाव करना है तो अपने पास मेजरमेंट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? आप कहोगे सही जी अवेलेबल है। अगर 175 सेंटीमीटर से अधिक का चुनाव करना है और हमारे पास मेजरमेंट अवेलेबल है तो बताइए उसके अंतर्गत जितने भी बच्चे आएंगे उस मेजरमेंट के अंतर्गत, क्या वह मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहा है या उस संग्रह को बनाने जा रहा है, तो बताइए क्या वहाँ पे वेरी करेगा? नहीं वेरी करेगा। वेरी करने का मतलब सबका भिन्न भिन्न आना। क्या बताइए कोई भी व्यक्ति जाएगा और 175 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई उससे नाप लेगा और जो भी लड़के रहेंगे उसको लेके जाएगा, नहीं तो नहीं ले जाएगा। यानी जो संग्रह कोई भी दुनिया का बनाएगा सबके लिए बताइए संग्रह में सम्मिलित होने वाले सारे लड़के समान रहेंगे कि नहीं? अब चूंकि लड़के समान रहेंगे आप लोग समझ में भी आप लोग समझ में भी आ रहा होगा। और अगर बताइए वो संग्रह सबके लिए एक समान रहेगा तो बता दीजिए वह सेट का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इस प्रकार से आपको समुच्चय के बारे में सिर्फ अब 2 लाइन में हम लास्ट में क्लियर कर रहे हैं। समुच्चय कब होगा? जब बनाया गया संग्रह, जब बनाया गया संग्रह, जब बनाया गया संग्रह पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, वेरी
नहीं करेगा, यानी भिन्नता प्रकट नहीं करेगा, बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और कब समुच्चय नहीं होगा, और कब समुच्चय नहीं होगा, जब बनाया गया संग्रह, जब बनाया गया संग्रह, जब बनाया गया संग्रह पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। यानी किसी एक व्यक्ति का संग्रह दूसरा बने, किसी दूसरे व्यक्ति का दूसरा बने, किसी तीसरे व्यक्ति का तीसरा बने। तो जब पर्सन टू पर्सन उसका वैरी होने लगेगी वैल्यू, उसका जो कलेक्शन है वो वैरी होने लगेगा, उसके अंदर के एलिमेंट वैरी होने लगेंगे, तो समझ जाइएगा वे अपने आप में सेट का निर्माण नहीं करेंगे। और जब वैरी नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन सबके लिए सेम होगा, तब समझ जाइएगा वह समुच्चय होगा। उम्मीद करते हैं आपको समुच्चय का सीधा सीधा कंसेप्ट समझ में आया होगा और अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और कुछ व्यवहारिक उदाहरण ऐसे मुँह ज़बानी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपसे कोई कह दे बताइए दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बताइए, सबसे खतरनाक जानवरों का। हो सकता है कोई एक व्यक्ति जो है वो हो सकता है बिल्ली से, चूहे से, छोटे छोटे जानवरों से भी डरता हो, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो जो न डरता हो। अब बताइए एक व्यक्ति का डरना और दूसरे व्यक्ति का न डरना, यानी पर्सन टू पर्सन जो है वो वैरी कर रहा है कि नहीं। तो जो सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कोई एक जानवर अगर किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है तो कोई हो सकता है वही दूसरा जानवर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक ना हो। खतरनाक होने का मतलब क्या, जो उस जानवर से डरेगा उसके लिए वो खतरनाक रहेगा, जो व्यक्ति नहीं डरेगा उसके लिए खतरनाक नहीं रहेगा। तो आपसे कह दिया जाए विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है लल्ला, काहे कि सुपरिभाषित नहीं है। इसी तरह कोई कह दे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको कहा जाए। आपके पापा से पूछा जाएगा तो आपके पापा के ज़माने में जो बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन रहे होंगे वह उनको अच्छा बताएंगे। अगर हम आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम निकल जाए। अरे भाई, जो लोग जिस समय जिसका समय चल रहा होता है, जिसका टाइम पीरियड चल रहा होता है, सब लोग अपने अनुसार बताते हैं। तो बताइए उनके हिसाब से दूसरे रहेंगे, हम लोगों के अनुसार दूसरे रहेंगे, हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी रहेगी उसके अनुसार हो सकता है कोई दूसरा रहे। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह भी हमारा समुच्चय नहीं रहेगा, क्योंकि सुपरिभाषित नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन बदलती है, वो समुच्चय नहीं होती है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है वो समुच्चय होती है। वही संग्रह सुपरिभाषित होता है, वही सुनिश्चित होता है, वही सुस्पष्ट होता है। सारी बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समुच्चय से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग समुच्चय को समझ गए, तो समुच्चय को समझने के बाद आपको सिर्फ 2 लाइन छोटा छोटा कंसेप्ट बता दे रहे हैं, जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले सबसे छोटी सी बात है, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और करली ब्रैकेट लगाया जाता है। उसके अंतर्गत आने वाले अवयवों को उसमें लिख दिया जाता है और बीच में कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे छोटा सा हम आपसे कह दें सेट ऑफ वावेल, सेट ऑफ वावेल हिंदी में स्वरों का समुच्चय कैसे बनेगा सर। वी, कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग वी से प्रदर्शित कर देते हैं। बीच में इक्वल टू का निशान लगा दे रहे हैं, करली ब्रैकेट, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, और इसके अंतर्गत एलिमेंट। अरे भैया हम लोग बचपन से जानते हैं वावेल कितने होते हैं, 5। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जो एलिमेंट रहेंगे उसको स्मॉल में, ए ई आई ओ यू, बीच में कॉमा लगा देंगे एलिमेंट के, ये। तो देखिए ये बन गया अपने आप में वावेल का सेट। तो आपको सेट की डेफिनेशन, सेट का कंसेप्ट कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, सारी बात समझ में आ गई। समुच्चय को प्रदर्शित करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले अवयवों को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। बीच बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। किसके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में। और दोनों तरफ क्या लगा देते हैं भैया, करली ब्रैकेट। तो रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेटर्स का कर दे रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग नंबर्स का भी कर सकते हैं। जैसे पहला नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। होल नंबर का सेट 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसी प्रकार अगर इंटीजर का कोई सेट कहेगा, इसको जेड से भी दिखाते हैं, आई से भी दिखाते हैं। आई को इंटीजर कहते हैं, जेड जो होता है वह जेहलम होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म जेड होता है। और यहाँ पे अगर इसको दिखाना रहेगा तो 0 भी आएगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे इनफाइनाइट तक, और सारे नेगेटिव भी आएंगे, -1 -2 -3 और डॉट डॉट इधर इनफाइनाइट माइनस तक। तो आपको
सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसके एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, करली ब्रैकेट कॉमा बीच में कैसे कैसे लगाते हैं, सारी बात समझ में आ गई। तो सेट का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, सेट के बारे में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेट होता है उसके अवयवों का जो रिपीटिशन होता है, जो उसके अवयवों का रिपीटिशन होता है वो अलाउड नहीं होता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। और दूसरी बात अगर हम एलिमेंट्स को यानी अगर हम अवयवों को क्रम बदल के लिख दें, यानी ऑर्डर जो है वो चेंज करके लिख दें, आगे पीछे करके लिख दें, यानी क्रम को बदल कर लिख दें, तो समुच्चय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वॉवेल का जो सेट अभी हम लोग बनाए थे, चाहे हम उसको ए ई आई ओ लिख दें, ओ यू लिख दें, चाहे हम लोग ओ यू आई ए ई लिख दें, चाहे इसी प्रकार कुछ भी लिख दें। सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं, मान लो आई, फिर यू, फिर ओ, फिर ए, फिर ई, इस प्रकार से। तो क्रम को बदल के भी अगर हम लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सबको हम लोग सेट ऑफ वॉवेल ही कहेंगे। केवल इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके अंतर्गत आने वाले अवयव इसमें शामिल होने चाहिए, और बाकी हम लोग क्रम को अगर बदल के भी लिख देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। सेट हमेशा सबके लिए समान होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसकी बेसिक पॉइंट भी जान गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेट से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अपने लोगों को अब ये जानना है कि अगर हमारे पास कभी एक से अधिक सेट दे दिए जाते हैं तो हम लोगों को उन दोनों सेट का कार्टेशियन निकालना होता है। उन दोनों सेट का क्या निकालना होता है? कार्टेशियन। तो हम लोग अगली बात जो पढ़ेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल देखते हैं। पहले डेफिनेशन सुन लीजिए सब लोग ध्यान से, कॉपी पे नोट करना है सबको, ध्यान सबको सुनना है। अगर मान लीजिए हमारे पास पहला सेट A है और दूसरा सेट B है, सबसे पहली बात आप जानिए, अब कोई भी डेफिनेशन जब हम लोग बनाते हैं तो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। कैसा सेट लेते हैं? नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे तभी हम उसके ऊपर कोई जो वर्क है वो कर पाएंगे और उसके आधार पर कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहीं भी डेफिनेशन बनाते हैं तो हम लोग हमेशा नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, अरिक्त समुच्चय लेते हैं, क्योंकि जब अवयव रहेंगे तो हमारा कोई न कोई वर्क प्रोसीड होगा, वर्क डन होगा, जिसके आधार पर हमारे उसके रिजल्ट आएंगे। ठीक है भैया, तो डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, A है और B है, तो दोनों समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है, उसमें पहले वाले सेट के अवयवों को प्रथम अवयव मानते हुए और दूसरे वाले सेट के अवयवों को द्वितीय अवयव मानते हुए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का हम लोग सेट ले लेते हैं, और वही जो सेट प्राप्त होता है वही दोनों समुच्चयों का क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल। यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल उनके अंतर्गत आने वाले सभी क्रमित युग्म जितने प्राप्त होते हैं उनका जो सेट होता है वही उन दोनों समुच्चयों का क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल कहलाता है। यानी जैसे एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले समझो, अगर हमारे पास एक सेट A है और हमारे पास एक सेट B है और ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं। कैसे? मान लीजिए A के एलिमेंट हैं 1, 2 और B के एलिमेंट हैं 3, 4। A का एलिमेंट है 1, 2 और B का एलिमेंट है 3, 4। हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग A क्रॉस B से निरूपित करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? A क्रॉस B से। अगर कोई कह देगा A क्रॉस B, इसका मतलब A और B का कार्तीय गुणनफल, जिसमें A समुच्चय A के अवयवों को पहले अवयव की तरह बिहेव कराया जा रहा है और समुच्चय B के अवयवों को दूसरे अवयव की तरह बिहेव कराया जा रहा है। A क्रॉस B निकालते कैसे हैं? पहले A लिख देते हैं, फिर क्रॉस और फिर B लिख देते हैं। A और B हम लोग लिख दिए। अब हम लोग जब इसका कार्टेशियन निकालने जाते हैं तो सबसे पहले सेट का पहला अवयव ले लेते हैं और उसका दूसरे सेट के दोनों अवयवों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, यानी 1 का 3 के साथ और फिर 1 का 4 के साथ। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 फिर 1, 4। इसी तरह फिर पहले सेट का दूसरा अवयव ले लेते हैं, उसका पहले के साथ और दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं 2, 3, 2, 4।
देखिए मैक्सिमम 1 2 और 3 4 जो हमारे दोनों सेट दिए गए हैं अलग अलग दोनों समुच्चयों के, उसके आधार पे हम लोग मैक्सिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त कर सकते हैं? 4। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 3 1 4, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 3 2 4। तो जितने मैक्सिमम हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे हमने बना लिए। अब उनका सेट लेना है तो इन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में भी कामा लगा देना है और दोनों तरफ करली ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेट लेने के लिए करली ब्रैकेट लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या कह देते हैं? A क्रॉस B कह देते हैं, जिसमें जो पहले अवयव होते हैं वह पहले सेट से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे सेट होते हैं वह दूसरे अवयव होते हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग A क्रॉस B निकाल लिए। अगर यहीं आपसे कह दिया जाए B क्रॉस A निकालिए, तो B क्रॉस A जब निकालने जाएंगे तो पहले B वाला सेट लिखेंगे यानी 3 कामा 4, और फिर इसका क्रॉस A वाले के साथ निकाल रहे हैं तो 1 कामा 2 लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? 4 एलिमेंट अभी भी प्राप्त होंगे, केवल उनकी प्लेस बदल जाएगी, प्लेस वैल्यू बदल जाएगी। जो पहले नंबर पे था वो दूसरे पे चला जाएगा, जो दूसरे पे था वो पहले नंबर पे चला जाएगा। कैसे? अब यहाँ का पहला एलिमेंट लेंगे 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ, तो 3 कामा 1, 3 कामा 2 और फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 कामा 1 और 4 कामा 2, बीच में लगा देंगे कॉमा और लगा देंगे दोनों तरफ करली ब्रैकेट, निकल के आ गया B क्रॉस A। तो B क्रॉस A निकालने में क्या हुआ? अब की जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? B वाले सेट से, क्योंकि B अब पहले नंबर पे आ गया। और दूसरे जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं वो किस सेट से प्राप्त हो रहे हैं? A वाले से, क्योंकि A अब दूसरे प्लेस पे आ गया। तो हमको ध्यान रखना, कार्टेशियन में अगर A क्रॉस B निकाला जाएगा तो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट A से बिलोंग करेंगे और दूसरे वाले B से करेंगे। जब हम लोग B क्रॉस A निकालेंगे तो पहले एलिमेंट B से बिलोंग करेंगे और दूसरे एलिमेंट A से बिलोंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग A क्रॉस B निकालना सीख गए और उसका जो व्युत्क्रम है मतलब उल्टा है B क्रॉस A निकालना सीख गए। और हम लोगों ने देख लिया दोनों में नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो सेम रहेंगे। इसमें देखिए 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट यानी नंबर ऑफ A जो है 2 है और नंबर ऑफ B जो है 2 है। तो हम लोग 11 में पढ़े थे नंबर ऑफ A क्रॉस B जो होता है, नंबर ऑफ A को हम लोग A की कार्डिनलिटी भी कहते हैं, मतलब A की कार्डिनल संख्या, और नंबर ऑफ B को हम लोग समुच्चय B की कार्डिनलिटी कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। हम तो आपको सिर्फ बेसिक बात बता के आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे हम लोग 12 वाली टॉपिक शुरू कर सकें। तो नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B दिया है, नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। हम लोग नंबर ऑफ A भी 2 देख रहे हैं, B भी 2 देख रहे हैं, 2 दूनी 4, यानी A क्रॉस B के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगी? 4। और हम लोग देख भी रहे हैं 1 2 3 4 इसमें भी और 1 2 3 4 इसमें भी। और इसी प्रकार नंबर ऑफ B क्रॉस A भी जब निकालेंगे सेम बात होगी, नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ A, तो 2 2 जा 4 इसमें भी आएगा। हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दोनों में हम लोग देख भी लिए फार्मूले की सहायता से कैसे आया और क्या क्या उसमें वैल्यू आएगी, किस प्रकार से निकलेगी, सारी बातें समझ गए। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसमें हम लोग एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व भी कर लिए कि हम लोग देख रहे थे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में जो उनके क्रम थे वो आगे पीछे हो गए, क्योंकि हम लोग सेट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिए। इस आधार पे आपको अपने कॉपी में ये बात फिर से लिख लेना है कि जो नंबर ऑफ A क्रॉस B है और नंबर ऑफ B क्रॉस A है ये तो हमेशा बराबर रहेंगे कार्टेशियन में 2 समुच्चयों के। ये वाली बात आप लोग नोट कर लेना, ये दोनों तो हमेशा समान रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे, आपस में समान रहेंगे यानी आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। लेकिन जो A क्रॉस B होगा यानी A और B का जो कार्तीय गुणनफल है और B और A का कार्तीय गुणनफल है उसका मान कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपस में इसलिए नहीं बराबर है क्योंकि पेयर उसके चेंज हो जा रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों के नंबर लेकिन आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि नंबर निकालने में अदिश गुणनफल होता है, मतलब नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट होता है और उसका मान तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्रम बदलेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मान बदल जाएंगे। सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 2 समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिए। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसको सब लोग कर लेंगे घर से। मान लो P बराबर दिया गया है 1 2 3 और Q बराबर दे रहे हैं 4 5 6। आप लोग इसका आंसर क्या रहेगा कमेंट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिखेंगे, हम उसको फिर आगे चल के देख लेंगे कि सही आपने दिया है कि नहीं सही दिया। आप इसको लेकिन कमेंट जरूर करेंगे, इस सवाल को आप लोग लगाएंगे। P और Q दिया गया है, इसमें आपको P क्रॉस Q निकालना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब हम लोग प्रदर्शित करने जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग जब प्रदर्शित करने जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में CP कहते हैं। जब हम लोग CP को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, यानी हम लोग अब देख रहे हैं CP का रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसका करने जाते हैं
तो उसके दो मेथड हैं। पहला क्या है, बाई ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका होता है, और दूसरा होता है बाई एरो डायग्राम, ग्राफिकल भी है और आपका एरो डायग्राम से भी है। चलें देखें, अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इसका जो ज्यामिति रहेगा, जो इसका ज्यामितीय प्रदर्शन रहेगा, वो हम लोग किसके माध्यम से कर देंगे, हम लोग आराम से ग्राफ के माध्यम से कर देंगे, इसीलिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसको कैसे करेंगे, अभी जैसे हम लोग बनाए थे a बराबर 1,2 था और b बराबर 3,4 था, हम लोगों का a क्रॉस b क्या निकल के आया था, 1 2 1 3 2 3 1 3 1 4। हम लोगों का a क्रॉस b क्या निकल के आया था, 1 3 1 4 और यहाँ 2 3 और 2 4। अगर हम लोगों को इसको ग्राफ पे दिखाना हो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं, x हो x डैश और y हो y डैश। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे 1,3 1 और 1 2 3 ये, और फिर उसके बाद 1 4 थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे 1 यूनिट, और उसके बाद 2 3 और 2 4 1 यूनिट और चले जाएंगे ऊपर, और इसको आपस में ऐसे मिला देंगे और यहाँ इसको लिख देंगे 1 2 1 3 2 3 2 4। जो हमारा कार्टेशियन निकल के आया, इस कार्टेशियन का हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से कर दिया। और अगर इसी को ऐसे एरो डायग्राम से दिखाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए के अंतर्गत क्या क्या लिखे गए हैं, 1 2 3 4। तो बताइए 1,3 बन रहा है, इसका मतलब 1 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से। 1,4 है, इसका मतलब किससे बन रहा है, 1 4। 2,3 किससे बन रहा है, 2 3। 2,4 किससे है, 2 4। इस प्रकार हम लोग इसको एरो डायग्राम से दिखा देंगे। आगे चल के ये रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है उसको बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा हमारा सहायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को इसीलिए थोड़ा सा भी बता दिए कि हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और यही जो कार्टेशियन होता है ना वो आगे चल के ए से बी में जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो वह रिलेशन की डेफिनेशन में भी उत्तरदायी देता है, और रिलेशन को भी जब हम लोग इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं तो हम लोग दिखा सकते हैं। केवल वहाँ क्या बढ़ जाएगा, इस बीच में हम लोग ने एक नियम के द्वारा जो बधा गया है या रिलेशन के द्वारा बधा गया उस रिलेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी हम लोग इस प्रकार से कार्टेशियन को दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें और आगे बढ़ेंगे, आप लोग सारी बातों को लिखते जाइएगा अच्छे से और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म देख लें, जनरल फॉर्म को हम लोग कहते हैं व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप हम लोग लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू, मान लेते हैं सेट A के अंतर्गत जो एलिमेंट हैं वे A टाइप के हैं और जो सेट B में एलिमेंट हैं वो B टाइप के हैं। तो जब हम लोग इसका कार्टेशियन व्यापक रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे A कॉमा B सच दैट A belongs to set A and यानी तथा B belongs to set B। यानी अगर सेट A के अंतर्गत
स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट हैं और सेट बी में स्मॉल बी टाइप के एलिमेंट हैं, तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे बनेंगे, ए कॉमा बी के रूप में बनेंगे। ए कॉमा बी के रूप में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हम लोग सबका सेट ले लिए, और जहाँ पे जो ए है यानी जो पहला इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो किससे बिलोंग करेगा, वह सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से किन्हीं भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का ये क्या होता है, व्यापक रूप होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ए पहले सेट से बिलोंग करता है और बी दूसरे सेट से बिलोंग करता है। उम्मीद करते हैं आपको इसका जनरल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो दो सेट का हम लोग जब पढ़ लिए तो कभी कभी दो सेट में जब अलग अलग दिए रहते हैं तब तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ए बराबर दे देता है मान लो 1,2 और हमसे क्या देता है ए क्रॉस ए बताइए। ए क्रॉस ए चाहे पूछ दे चाहे ए स्क्वायर पूछ दे, दोनों बात सेम होती है। यानी एक ही सेट दे के उसका स्वयं के साथ भी पूछ लेगा, तो जब स्वयं के साथ भी पूछेगा तो हमें कार्टेशियन निकालना पड़ेगा। बस यहाँ दो सेट नहीं है, किसी भी दिए गए सेट का खुद के साथ कार्टेशियन दे दिया। इसी को कभी कभी ए स्क्वायर के रूप में भी पूछ लेगा, ए क्रॉस ए में भी पूछ लेगा, दोनों बात सेम होती है। हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोगों को ए क्रॉस ए निकालना रहेगा तो 1 2 लिख देंगे और फिर क्रॉस 1 2 लिख देंगे, और इसका उसी तरह निकाल लेंगे 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 1, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट फिर भी आ गए। और हमारे पास क्या एलिमेंट आए 1 1 1 2 2 1 2 2, ये निकल गया अपना क्या ए स्क्वायर कह लीजिए चाहे ए क्रॉस ए कह लीजिए, दोनों बात सेम है। तो हम लोग इस प्रकार दो समुच्चयों का कार्टेशियन देख लिए, उनके नंबर जो होते हैं वो बराबर होते हैं ये देख लिए, लेकिन ऑर्डर चेंज करने पर कार्टेशियन बदल जाता है ये देख लिए। अगर एक ही सेट दे के उसका कार्टेशियन पूछ रहा है हम लोग ये देख लिए, उसका हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ये देख लिए। तो इस प्रकार से दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर जितनी इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें थी इस चैप्टर में प्रवेश करने के लिए हम लोग सारी बातें देख लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन सारी बातें सब लोग कॉपी पे लिखेंगे और कॉपी पे लिखते जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो हम लोगों की बात बहुत शानदार लेवल की होगी। उस लेवल को चाहे वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो आने वाली आगामी परीक्षा यानी एनडीए की दृष्टि से देखा जाए, एयरफोर्स की दृष्टि से देखा जाए, बहुत ही शानदार और धमाकेदार कंसेप्ट बताए जाएंगे। इसीलिए सब लोग ध्यान से सारी बातों को तसल्ली से समझते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स क्या होता है। अब मान लो सपोज करो हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए है, बी है और सी है। तो हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट ए बी और सी हैं। तो 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का मतलब होता है समुच्चय ए के अवयवों को प्रथम अवयव मानते हुए, समुच्चय बी के अवयवों को द्वितीय अवयव मानते हुए तथा समुच्चय सी के अवयवों को तृतीय अवयव मानते हुए जितने भी क्रमित त्रिक बनाए जा सकते हैं उन सभी क्रमित त्रिकों का जो समुच्चय होता है वही 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। यानी द ऑल possible ordered triplets set is known as CP of 3 sets। इसका मतलब लल्ला क्या हुआ, 3 अगर समुच्चय अरिक्त दिए गए हैं तो उन तीनों समुच्चयों के लिए जितने भी संभावित क्रमित त्रिक बन सकते हैं उन सभी क्रमित त्रिकों का जो समुच्चय होता है वह 3 समुच्चयों का क्या कहलाता है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत सबसे छोटा एग्जांपल बता रहे हैं, अगर a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है, एक एक एलिमेंट तीनों में ले लिए, तो 3 समुच्चयों का कार्टेशियन क्या होता है, a क्रॉस b क्रॉस c। लेकिन इसको हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, अगर हम लोग पहले a क्रॉस b निकाल लें तब क्रॉस c निकालें तभी भी a क्रॉस b क्रॉस c निकलेगा, और हम लोग पहले b क्रॉस c निकाल लें और तब हम लोग a के साथ क्रॉस निकालें फिर भी a क्रॉस b क्रॉस c निकलेगा। क्योंकि जब हमारे पास हमेशा हम लोग फंडामेंटल मैथ से बात पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 अवयव हैं,
किसी भी प्रकार के और उनके ऊपर कोई संक्रिया हम लोगों को अप्लाई करनी होती है तो हम एक साथ 3 के ऊपर तो वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार में 2 के ऊपर वर्क करते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता है फिर तीसरे के साथ अप्लाई करते हैं तो उन तीनों का एक साथ परिणाम निकल के आ जाता है। तो उसी प्रकार एक राशि बी राशि निकालना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो ए और बी का पहले कार्टेशियन निकाल लें, उसके रिजल्ट का सी के साथ कार्टेशियन निकाल दें, या तो पहले बी और सी का निकाल दें और फिर जो आए उसका ए के साथ निकाल दें। कुल मिला के ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, केवल ए बी को एक साथ करके फिर सी को अलग कर सकते हैं या बी सी को एक साथ करके ए को अलग कर सकते हैं। हमारी बात सब लोग समझ पाए? और दोनों से हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोगों का रिजल्ट सेम आता है कि अलग अलग आता है, क्योंकि हमने ऑर्डर थोड़ी बदला है, ऑर्डर तो उसी क्रम में है, ए पहले बी फिर बाद में फिर सी सबसे बाद में। यहाँ पे भी ए पहले बी बाद में सी सबसे बाद में, ऑर्डर हमने चेंज नहीं किया है, केवल हम लोगों ने 2 के ऊपर अप्लाई किया और फिर उसके बाद तीसरे के ऊपर अप्लाई करके परिणामी रिजल्ट को प्राप्त किया। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी पहले और फिर इसके बाद इसका सी के साथ। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालेंगे, इसमें एक एलिमेंट है, इसके एक एलिमेंट है, जब इन दोनों का कार्टेशियन निकालेंगे, अभी हम आपको बताए थे जब जितने अवयव रहेंगे उनका सिर्फ डॉट कर देंगे, इसमें भी एक अवयव इसमें भी एक अवयव, तो इन दोनों के कार्टेशियन में केवल 1 × 1 1 एलिमेंट आएगा, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा 1, 2। ये ए और बी का कार्टेशियन हो गया, इसका हमें सी के साथ लेना और सी क्या है 3। अब हम लोगों के पास इन दोनों का रिजल्ट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, इस सेट में एक एलिमेंट है, जब इन दोनों का कार्टेशियन निकालेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी जो क्रमित युग्म है वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में बदल जाएगा, मतलब क्रमित त्रिक में बदल जाएगा। त्रिक माने 3 और युग्म मतलब 2, ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या हमें रिजल्ट दे देगा, हमें रिजल्ट दे देगा 1 2 3 1 2 3। सर ये 3 के कार्टेशियन में कैसे, एक ही अवयव प्राप्त हुआ, एक ही ट्रिपलेट प्राप्त हुआ। देखो नंबर ऑफ ए बराबर एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी बराबर एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ सी बराबर एक एलिमेंट है। जब तीनों में एक एक एलिमेंट है तो हम लोग 11 में पढ़े थे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी डॉट नंबर ऑफ सी इक्वल टू 1.1.1 बराबर 1। तो बताइए हमारे पास एक एलिमेंट आया कि नहीं, और ट्रिपलेट के रूप में आया 1 2 3। तो देखो हम लोग पहले तरह से निकाल लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस प्रकार से तो हमारा ये रिजल्ट आया। अब हम लोग दूसरे तरह से निकाल लें ए क्रॉस, लेकिन हम लोग पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे बी क्रॉस सी को, बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी में 2 है सी में 3 है, एक अवयव यहाँ पे एक अवयव यहाँ पे। जब इसका हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर में आएगा 2, 3। अब इसका हम लोग ए के साथ जब क्रॉस निकालेंगे तो फिर ट्रिपलेट आ जाएगा, ये पेयर में ये सिंगल, जब इन दोनों का कार्टेशियन निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर किस में बदल जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट में। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3। तो हम लोग देख रहे हैं चाहे हम लोग इस तरह से निकालें क्रॉस बी क्रॉस सी, चाहे इस तरह से निकालें, हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि चाहे हम लोग ए क्रॉस बी इन दोनों को पहले सॉल्व करें तब सी को बाद में, या बी क्रॉस सी पहले सॉल्व कर लें तब इसको ए के साथ करें, दोनों स्थितियों में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी दोनों बातें क्या होंगी समान होंगी। और अगर हमें इसके एलिमेंट को पता करना है तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट और इस प्रकार से 3 समुच्चयों का कार्टेशियन हम लोग बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, सब लोगों को सब बात समझ में आएगी हमें उम्मीद। अगर किसी कोई दिक्कत होगी किसी भी अभी तक के कंसेप्ट में तो अभी वीडियो में पीछे चला जाएगा, फिर से वो तसल्ली से देखेगा, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक भैया, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हम 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, सब लोग उसको भी लगाएंगे अपने कॉपी में, उसको समझ जाइएगा, उसको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको आप लोग लिखेंगे और उसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजेंगे। हम आपके कमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक लोगों का उत्तर भी मिलाएंगे। जैसे हमारे पास एक सेट मान लो है ए बराबर पी बराबर 1, 2, पी बराबर 1, 2, और हमसे कह दिया जाए स्वयं का यानी पी का पी क्रॉस पी बताइए, यानी स्वयं का। पिछली बार क्या था कार्टेशियन था 2 का, आपकी इसी प्रकार 3 का है स्वयं का, लेकिन 3 बार। तो जब पी क्रॉस पी पर पूछ ले, चाहे इसी को हम लोग पी की पावर क्या लिख सकते हैं 3, यानी दोनों में से कुछ भी लिख देगा, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आप लोग ये वाला सवाल अपने कॉपी पर लगा डालेंगे और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें भेजेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को भी हम लोग समझ लिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी बातें बड़े प्रेम से, बहुत सहज भाव से, बहुत शानदार तरीके से सबको समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने सेट को समझा,
सेट को अच्छे प्रकार से डिफाइन किया, उसकी एग्जाम्पल को, उसकी प्रॉपर्टी को समझा। उसके बाद हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, उसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ लिया, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी समझ लिया, और उसके बाद हम लोग 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टी को समझ लिया। तो यहाँ तक की सारी बातें उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ तक की बातों को समझ गए हैं, यानी कार्टेशियन तक की बातों को समझ गए हैं, तो हम लोग छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी कार्टेशियन के ऊपर बेस्ड, यानी ये जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किसके ऊपर है, बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप लोग इसको हेडिंग लगाइएगा, समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर आधारित गुणधर्म। समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर आधारित गुणधर्म, ये आपकी हेडिंग रहेगी। और उस हेडिंग को आप लोग लिखेंगे, उसमें हम लोगों को 3 बातें पढ़ना है। अगर हमारे पास कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट ABC दिए गए हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू निकालें तो हमें प्राप्त हो जाता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मान निकालें तो हमें प्राप्त हो जाता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। और तीसरी है, अगर हम लोग इन तीनों के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं A क्रॉस B डिफरेंस C, तो हमें प्राप्त हो जाता है A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C। इसके ऊपर आप लोग 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग ध्यान से इन प्रॉपर्टी को अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ये किसके ऊपर आधार पे है, समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर आधारित ये परिणाम है कि अगर हम लोग 3 सेट हमारे पास दिए गए हैं, हम लोग B और C का यूनियन निकाल के, इस वाले सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन। यूनियन माने संग, संग माने सम्मिलन। यानी अगर 2 सेट दिए गए हैं तो उनके यूनियन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यूनियन को हिंदी में सम्मिलन कहते हैं, या इसी को हम लोग संघ कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है, अगर हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है और हमें इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब होता है जो अवयव A में रहेंगे और जो अवयव B में रहेंगे या जो दोनों में रहेंगे, उन सभी को बिना पुनरावृत्ति के अगर हम लोग एक सेट के रूप में लिख दें, सारे अवयवों को, जो A में है वो भी, जो B में है वो भी, जो दोनों में है वो भी, बिना पुनरावृत्ति के सबको अगर एक एक बार हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग उसका यूनियन निकाल लेते हैं, और यूनियन को इस वाले सिंबल द्वारा व्यक्त किया जाता है। सबको बात समझ में आ गई। और उसी तरह यहाँ दूसरे वाले में दिया गया है B इंटरसेक्शन C। ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन को हिंदी में हम लोग सर्वनिष्ठ के नाम से या प्रतिच्छेद के नाम से जानते हैं। और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, अगर हमारे पास एक सेट A है एक सेट B है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन पाए जाते हैं या उभयनिष्ठ पाए जाते हैं, उसी को हम लोग दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन के नाम से जानते हैं। आ जाते हैं हम लोग तीसरे पे। अगर तीसरे वाले को जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ B डिफरेंस C लिखा है, तो 2 समुच्चयों के डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 2 समुच्चयों का अंतर। 2 समुच्चयों का अंतर, अच्छा 2 समुच्चयों के अंतर का मतलब, अगर पहला सेट A दिया गया है, दूसरा सेट B दिया गया है और हमें A डिफरेंस B निकालना है, तो हम लोग समुच्चय A के एलिमेंट में से समुच्चय B के एलिमेंट्स को अगर निकाल दें, समुच्चय A के एलिमेंट में से समुच्चय B के एलिमेंट्स को अगर निकाल दें, तो जो एलिमेंट्स अब A में शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, A डिफरेंस B कहलाएगा। तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी आपको बता दिए कि यूनियन कैसे निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बता दिए, और ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी बता दिए। इसको हिंदी में सम्मिलन संघ कहते हैं, इसको सर्वनिष्ठ कहते हैं, और इसको अंतर कहते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग B और C का यूनियन निकाल रहे हैं और फिर A के साथ उनका कार्टेशियन निकाल रहे हैं, तो वह बराबर होगा A और B के कार्टेशियन, A और C के कार्टेशियन के यूनियन के मान के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम लोग इंटरसेक्शन के ऊपर एक कार्टेशियन अप्लाई कर रहे हैं तो उनके कार्टेशियन के यूनियन के बराबर होगा। और अगर हम लोग ये कार्टेशियन का इसके डिफरेंस के साथ मान निकाल रहे हैं, तो कार्टेशियन पहले और दूसरे का कार्टेशियन में से पहले और जो तीसरा है उसके कार्टेशियन को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, अंतर ले लेते हैं, यह तीसरे के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सब लोग याद रखेंगे, और ये तीनों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम के लेवल पे या अच्छे हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे कभी न कभी सिर्फ नॉर्मली उसके एप्लीकेशन के रूप में आ सकती है, तो आप लोग उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं और अपने कॉपी पर सब लोग नोट कर लेंगे। इसका प्रूफ हम 11th में बता भी चुके हैं।
और आप लोग बड़े आराम से इस बात को समझ भी गए। आपको सिर्फ यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। इसको यूनियन कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इतना अच्छा आप लोग कॉपी भी इस बात को नोट कर लिए होंगे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई भी हमारा लल्ला ये सोच रहा है थोड़ा कठिन है, वो ध्यान से 30 सेकंड के अंदर हम सारी बातें उसको समझा दे रहे हैं। अगर हमारे पास पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ए बराबर लिखा गया है 1, 2 और बी बराबर लिखा गया है 3, 4, 2 और हमें निकालना हो इसका यूनियन, ए यूनियन बी। तो देखो ए में 1, 2 है, इसमें 3, 4, 2 है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है। पहले तो ऐसे एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग जो ए में और बी में कॉमन नहीं होते। पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो इसका मतलब 1, 3, 4 ये नॉन कॉमन एलिमेंट है, ये लिखे जाएंगे। और यूनियन निकालते समय जो कॉमन होता है उसको भी एक बार लिख दिया जाता है, तो हम लोग 2 भी लिख देंगे। यानी इसका मतलब अगर ए बराबर लिखा गया 1, 2 और बी बराबर लिखा गया 3, 4, 2, तो ए यूनियन बी में कौन सा आएगा, जो ए में हो, ए में देखिए 1, जो बी में हो 3 और 4, और जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 2 है, 2 भी लिख दिया गया। तो बताइए सेट निकल गया कि नहीं। यानी इस प्रकार से हम लोग यूनियन निकाल लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसका आंसर बताएंगे। P बराबर अगर लिखा गया है 4, 5, 6 और Q बराबर लिखा गया है 6, 7, 8, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में करके P यूनियन Q का मान कितना होगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार इंटरसेक्शन समझा दे रहे हैं। अगर 1, 2, 3, 4 इसमें लिखा गया है और 2, 3, 4, 5 इसमें लिखा गया है, कोई पूछ ले आपसे ए और बी का इंटरसेक्शन बताइए। हम आपको बताए थे इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में केवल कॉमन एलिमेंट हो। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। तो देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसका एक सवाल दे रहे हैं, सी बराबर जैसे मान लो 1, 9, 10, डी बराबर है 9, 10, 11, 12। आप लोग सी और डी का इंटरसेक्शन निकाल के दिखाइएगा। तीसरा, अगर ए बराबर मान लो लिखा गया है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर लिखा गया है 3, 4, 5। हमें निकालना हो ए और बी का डिफरेंस, यानी ए माइनस बी। ए डिफरेंस बी, वैसे एक्चुअली ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं, माइनस हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं। तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट में से बी के सारे एलिमेंट को अगर निकाल दिया जाए तो देखो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में आ गए हैं, देखिए 3, 4, 3, 4, यानी जो बी के एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग निकाल देंगे, तो जो शेष बचेंगे वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो ए में कौन कौन सा शेष बचा, 1, 2। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। अगर यहीं इसका उल्टा डिफरेंस पूछ ले, बी डिफरेंस है, तो अब बी में से ए को हटाएंगे, जो पहले नंबर पे रहेगा उस वाले सेट में से, जो राइट साइड रहेगा उस वाले सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो जब हम लोग बी माइनस ए निकालेंगे, अब बी के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट से निकालना है, तो आप देखिए बी के एलिमेंट्स में से जब एक एलिमेंट से निकालोगे तो ए का कौन सा एलिमेंट्स इसमें आ गया है, 3 और 4, 3 और 4। तो 3 और 4 हटा देंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, 5। तो जब हम लोग बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा, और जब हम लोग ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो 1, 2 आएगा। ध्यान ये देना है कि जिस सेट में से दूसरे वाले सेट का डिफरेंस ले रहे हैं, पहले वाले सेट में से हमेशा दूसरे वाले सेट के कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। जब ए डिफरेंस बी लेंगे तो ए में से बी का कॉमन एलिमेंट हटाएंगे, और जब बी डिफरेंस ए लेंगे तो बी में से ए का कॉमन एलिमेंट हटाएंगे। आसान है कि नहीं। तो आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों बातें समझ में आ गई, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी जो दी गई थी, उस प्रॉपर्टी में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वाली प्रॉपर्टीज कैसे लगा सकते हैं उसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ लिए हैं, और आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुँच गए, अब हम लोग देखिए कार्टेशियन तक की बातें जब समझ गए अच्छे से, और वो प्रॉपर्टी समझ गए, उसको सब लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। उसका प्रूफ उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो कहीं प्रूफ आएगा नहीं, इसलिए हम उसको अभी प्रूफ के रूप में करा नहीं रहे, क्योंकि 11th में कहीं न कहीं आप उसके बारे में पढ़े होंगे। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्टली हम लोग पहुँच गए रिलेशन के ऊपर, और रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, संबंध के नाम से जानते हैं। रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, संबंध के नाम से जानते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग कर लीजिएगा रिलेशन। और आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए
आप लोग यहाँ तक की सारे बातों को ध्यान से नोट कर लेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक यहीं से शुरू होगी, रिलेशन से। और रिलेशन से हम लोग भरपूर तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी बातों को समझेंगे। आज जितनी बातें आपको बताई गई हैं उन सारी बातों को आप बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेंगे, उतनी बातें रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद हम लोग रिलेशन से कल अपनी इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जब अगले दिन मिलेंगे तो रिलेशन से बातों को हम लोग शुरू करेंगे। आज की उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जितने भी आपकी बातें बताई गई, जो पीछे के रिवाइज कराए गए, वो भी आपको समझ में आया होगा। आप लोग तैयार रहिएगा कल की वीडियो के लिए, क्योंकि कल से संभवतः हम लोग पूरी तरह से अपने सिलेबस के ऊपर पहुंच जाएंगे और सिलेबस को पढ़ना भी शुरू कर देंगे। आपको ये बेसिक बातें ज़रूरी थी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ये सारी चीज़ें न जान रहे थे, इसलिए ये बताना थोड़ा उत्तरदायित्व भी था और ज़रूरी भी था, जिससे सब लोग एक साथ हमारे साथ चल सकें। तो जो लोग अब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे पहले से सारी बातों को जानते हैं वो अपना नोट्स बनाना शुरू कर देंगे और लोगों को शेयर भी कर देंगे, बता भी देंगे, सबको जानकारी भी दे देंगे। हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।